राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्या 22 जनवरी को अब नहीं होगा? बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाई कोर्ट के अंदर मामला पहुंच गया है और अब नरेंद्र मोदी के हाथों बीजेपी आरएसएस का जो एक सपना दिखाई दे रहा था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के हाथों करवाई जाएगी और उसके जरिए 2024 के चुनाव की तस्वीर बनाई जाएगी। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और उस खबर से बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट में बाकायदा इस बात को लेकर के याचिका दाखिल की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो 22 जनवरी का कार्यक्रम होना है उस पर रोक लगा दी जाए। और इस पर क्या कुछ तर्क दिए गए हैं, क्या कुछ इसको लेकर के कहा गया है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, शंकराचार्यों ने कहा, लेकिन शंकराचार्यों की बात को दरकिनार कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया। शंकराचार्य कहते रहे कि यह प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर की हो रही है, इससे देश पर एक गंभीर संकट आ सकता है, आपदा आ सकती है। अगर अधूरे मंदिर के अंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उसमें भूत पिशाच आ सकते हैं। लेकिन यह बात मानी नहीं गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये और सबसे बड़ी खबर आज की ये कि क्या हाईकोर्ट वो इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के ऊपर रोक लगाएगा? बड़ी खबर, वाकई बहुत बड़ी खबर है। और शंकराचार्यों ने जिस तरह से इस बात को लेकर के अभी तक झंडा बुलंद करके रखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्या वाकई अब उस पर एक तरह से कोर्ट के जरिए ही सही रोक लगने वाली है? बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। ये अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल करके इस वक्त सामने आई है। हाईकोर्ट से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल कर नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का भी हवाला दिया गया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि शंकराचार्यों ने जिस तरह से इस मंदिर निर्माण को लेकर के जो आपत्तियां बताई, उसके बाद में उन्हीं का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के अंदर मामला रखा गया है। यानी हाईकोर्ट सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता है कि यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है या हम जो है इसको खारिज कर रहे हैं। हालांकि वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड दे करके शंकराचार्यों का हवाला देकर के याचिका दाखिल की गई है, तो कोर्ट के लिए भी इसमें आसान नहीं होगा। अब कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है वो भी खबर सामने आएगी। लेकिन अगर कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी फजीयत हो जाएगी। और इसके बाद में कई सारे और पहलू हैं जिस पर मैं आपको बताऊंगा आगे। कई सारे और पहलू हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि मंदिर निर्माण को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में कल मैंने आपको बड़ी खबर बताई कि यजमान भी नहीं बनेंगे अब नरेंद्र मोदी, तो उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह खबर पूरी करते हैं। सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया आरोप है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का फायदा उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है। गाजियाबाद के भोलादास की ओर से याचिका दाखिल की गई। जनहित याचिका में कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है। पौष महीने में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो बात, बड़ी दलील दी गई है और हिंदू शंकराचार्यों का हवाला दिया गया है। और इसके साथ साथ इस बात को भी कहा गया है कि पौष माह के अंदर धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, पौष माह के अंदर धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं। इसलिए शंकराचार्य जिस बात को कह रहे हैं उनको देखते हुए और पौष माह के अंदर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान ना हो, इस बात को देखते हुए ये हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है।
मंदिर अभी अपूर्ण है और अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। पीएम और सीएम योगी की का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है। याचिका में कार्यक्रम को केवल चुनावी स्टंट कहा गया है। तो ये बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। याचिका के अंदर कार्यक्रम को, जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसको चुनावी स्टंट बताया गया कि ये चुनावी स्टंट है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। शुक्रवार को इसको लेकर के सुनवाई होगी। संभावना है कि राम मंदिर में सोमवार 1 बजे समारोह हो और मंदिर में अनुष्ठान शुरू हो गया है और 22 जनवरी तक जारी रहेगा। अब कई सारी बातें जो है वो इसके जरिए आप समझिए। दरअसल क्या है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा गया कि नरेंद्र मोदी यजमान बनेंगे, नरेंद्र मोदी यजमान बनेंगे, ये खबर निकल करके सामने आई। और उसके बाद में खबर निकल करके सामने आती है कि नरेंद्र मोदी 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन कल ही मैंने एक बड़ी खबर आपको बताई, कल ही एक बड़ी खबर मैंने आपको बताई जिसमें यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी यजमान नहीं बनने जा रहे हैं। वजह बताई गई कि यजमान वही व्यक्ति बन सकता है जो ग्रस्त हो और पत्नी के साथ में अनुष्ठान में बैठे। इस तरह की कुछ धार्मिक रीति रिवाज का हवाला देते हुए इस बात को कहा गया। और उसके बाद में राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को यजमान बनाने की बात कही गई कि अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी, उन दोनों को यजमान बनाया जाएगा और वो दोनों ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान के रूप में शामिल होंगे। तो नरेंद्र मोदी जी क्या जशोदाबेन को नहीं लेकर के आएंगे? हालांकि जशोदाबेन को पिछले कई सालों से, मुझे कोई आखिरी खबर नहीं पता है या आखिरी बार किस कार्यक्रम में वो मिले थे, ये भी कहीं पर जो है वो साफ तौर पर नहीं है, इसलिए साल में आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप मान करके चलिए कि कई सालों से नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन की आज तक कोई एक साथ की कोई खबर नहीं आई है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं, और जब वो प्रधानमंत्री हैं तब भी नहीं। तो जशोदाबेन नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। इस बात को लेकर के कहा गया कि ग्रस्त आदमी ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। और अगर ग्रस्त आदमी ही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकता है तो उसके बाद में भास्कर में कल एक विस्तार से खबर छपी थी और उस खबर में इस बात को जोर दे करके कहा गया कि अनिल मिश्रा, और उसमें खबर में जो है वो 3 लोगों का हवाला देते हुए इस बात को कहा गया था कि अनिल मिश्रा ही, और जो कि मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे। अब इसमें एक और बड़ी बात कही जा रही है, इसमें एक और बड़ा पेच है। वो एक बड़ा पेच ये है कि अगर नरेंद्र मोदी वो अनुष्ठान में जिस तरह से 11 दिनों से शामिल हैं और अब वो मुख्य यजमान नहीं बन रहे हैं, प्रतीकात्मक यजमान उनको बनाया जा रहा है, तो क्या फिर यह संभव है कि इस बात की भी दलील दी जाए कि 11 दिनों का अनुष्ठान जो कि धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से बताया जाता है, तो अनिल मिश्रा क्या 11 दिनों से धार्मिक अनुष्ठान पर हैं? उनकी पत्नी क्या 11 दिनों के धार्मिक अनुष्ठान से है? या फिर अगर नए जजमान बने हैं तो उनको 11 दिनों का जो है वो एक टाइम पीरियड दोबारा से करना होगा, और ऐसे में ये जो मंदिर की तारीख है उसको बढ़ा दिया जाए, आगे उसको पोस्टपोन कर दिया जाए? क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं? यह भी अपने आप में एक पेच है। और तीसरी बड़ी बात जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कही गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार कम से कम राम को लाने वाली जो गाय है, क्योंकि हिंदू धर्म के कुछ जो है वो धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनमें इस बात का उल्लेख है कि राम को गाय लेकर के आई, इस बात को शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि जब आप राम मंदिर का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप गो हत्या बंदी का ऐलान कर दें। और अगर आप ऐसा कर दें, गो हत्या बंदी का ऐलान कर देते हैं, तो हम इस मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कम से कम हम ये कहेंगे कि चलिए, आप एक चीज नहीं कर रहे थे, आप अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो हम भगवान से विनती करेंगे कि देखिए भगवान,
एक बड़ा काम सरकार की तरफ से किया गया है। गो हत्या अब पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, तो ऐसे में हम भगवान से विनती करेंगे। लेकिन ये गो हत्या का मामला आसान नहीं है। एक तरह से कहें कि एक ऐसी शर्त है जो शायद कभी पूरी ही नहीं हो सकती है, और इसी शर्त को जो है वो आगे रख करके, इसी शर्त को आगे रख करके नरेंद्र मोदी जी यहां पर एक तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य ने जब इस शर्त को आगे रखा, शंकराचार्य की तरफ से जब इस बात को कहा गया, तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी चाहकर भी इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, अब हाईकोर्ट के अंदर ये जब मामला पहुंचा है, तो हाईकोर्ट इसमें क्या रुख अपनाता है? हाईकोर्ट इसमें सुनवाई करते हुए शुक्रवार को क्या इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के ऊपर रोक लगा देता है? रामलला के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस कार्यक्रम के अंदर रोक लगा देता है, या डेट को बढ़ा देता है, या फिर जिन्होंने ये याचिका डाली है उनके ऊपर ही, मैं कह रहा हूं ना कि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये होगा क्या, किस तरह से होगा, वो वक्त बताएगा और वक्त तय करेगा। क्या जिसकी तरफ से याचिका डाली गई है उसके ऊपर एक जुर्माना लगा करके कि आप पब्लिसिटी के लिए ये कर रहे हैं, उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा? लेकिन अब सवाल फिर ये उठेगा कि जो धर्माचार्यों का हवाला इस याचिका के अंदर दिया गया है, धर्माचार्यों के हवाले से जो बात कही गई है, तो क्या फिर धर्माचार्यों की बात को भी खारिज कर दिया जाए? और क्या धर्माचार्य जिस तरह से लगातार इस बात को उठा रहे हैं, धर्माचार्य लगातार जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो मंदिर के, राम मंदिर के निर्माण की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इसमें सीधे तौर पर जो धार्मिक रीति रिवाज है हिंदू धर्म के, उनको जो है वो दरकिनार किया जा रहा है या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, और उसकी वजह से बड़ी विपदा आ सकती है, बड़ी विपदा आ सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट अगर इस बात को खारिज करता है, कोर्ट अगर याचिका को खारिज करता है, तो एक तरह से जो शंकराचार्यों की बात है उसको भी खारिज ही माना जाएगा। ये सवाल उठेंगे फिर उसके बाद में, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर फिर धर्माचार्यों को लेकर के सवाल खड़े हो जाएंगे कि धर्माचार्य, शंकराचार्य जिस बात को कह रहे हैं उसका फिर मतलब क्या है? क्या धर्माचार्यों की बात का भी कोई मतलब नहीं है? और धर्माचार्यों को लेकर के हाईकोर्ट के अंदर जो बात कही गई है, तो क्या हाईकोर्ट उस बात को भी नजरअंदाज कर देगा? और इसके बाद में क्या फिर ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा? निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के अंदर जब ये मामला गया है, तो हाईकोर्ट हर तरीके से, हर पहलू से इस बात को जांचेगा, परखेगा, और हाईकोर्ट इसको अगर खारिज भी करता है, तो हाईकोर्ट जिन दलीलों के आधार पर इसको खारिज करता है, वो दलील भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से धर्माचार्यों ने जो बात कही है, शंकराचार्यों ने जो बात कही है, उसके बाद में डेंट लग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेंट लग गया है। और ये डेंट नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर कितना भारी पड़ेगा कि लगातार जब शंकराचार्य इसका विरोध करते रहे, शंकराचार्य कहते रहे कि ये सरासर गलत किया जा रहा है, तब भी आप इस प्रोग्राम को करवाने पर अड़िग रहे, तो क्या आप धर्म को भी वो अपने से छोटा मानते हैं, अपने आप को धर्म से बड़ा मानते हैं? यानी आप जो चाहेंगे वही होगा, धर्म जो चाहता है वो ना हो, तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। और जिस तरह से कल राहुल गांधी ने इसको लेकर के कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस ने पूरी तरह से अपना एक राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया है, तो इसको लेकर भी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस और तकरीबन सारी विपक्षी पार्टियों ने अब इसको जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। सारी की सारी विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के अब जोर शोर से अड़ गई हैं कि ये सीधे तौर पर एक राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसलिए कोई भी पार्टी अभी तक, इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंदर नहीं जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इस बात को कह दिया गया, इस बात को कह दिया गया कि 22 तारीख को बहुत भीड़ भड़क्का होगा और हमें जब जाना होगा तो अपने माता पिता के साथ में बाद में जाएंगे।
और इसी तरह से शरद पवार की तरफ से कहा गया, शरद पवार ने कहा कि आप लोगों को शुभकामनाएं, लेकिन मैं 22 तारीख के बाद में जब भी जाना होगा तब जाऊंगा। यानी 22 तारीख को जो राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का एक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, तो धीरे धीरे सारे विपक्ष के नेता उसी लाइन पर आ गए। जो बात कांग्रेस ने कही, सारा विपक्ष जो है उसी पर आकर के खड़ा हो गया। बहुत पहले इस बात को जो है कहा जा रहा था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कुछ न कुछ करेगी, कांग्रेस पार्टी जो है वो हो सकता है कि इस निमंत्रण को स्वीकार करेगी, इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होगी, सोनिया गांधी इसके अंदर जाएंगी। लेकिन वो सारी बातें धीरे धीरे वक्त के साथ में पीछे हटती चली गई और इसके बाद में अब ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है, ये मुद्दा बिल्कुल साफ हो गया है कि विपक्ष की पार्टी इसमें नहीं जा रही है। चारों शंकराचार्य वहां पर जाने से मना कर चुके हैं और ऐसे में कोर्ट जब इस दलील पर, जब इन दलीलों को देखते हुए इस याचिका के ऊपर जब सुनवाई करेगा तो कोर्ट के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है कि कोर्ट इसको एक झटके में सिरे से खारिज कर दे, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो मंदिर को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, एक बड़ा तबका है जो इस मंदिर को लेकर के अपनी तरह से अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहा है। अब हो सकता है कि कोर्ट कुछ दिशा निर्देश दे कि आप प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें शंकराचार्यों की जो दलीलें हैं उनको आप मानिए। तो क्या नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से उस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि स्वामी निश्चलानंद ने क्या कहा, स्वामी निश्चलानंद ने इस बात को जोर देकर के कहा कि आप अगर 2 साल बाद में भी नरेंद्र मोदी के हाथों अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कराते हैं तब भी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो इस बात को उन्होंने जोर देकर के कहा और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्यों के विरोध के बाद में बैकफुट पर चले गए और बैकफुट पर जाकर के उन्होंने एक प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर वहां पर उस प्रोग्राम में शामिल होने का जो है वो प्लान बनाया है। लेकिन जो मुख्य यजमान है उसमें अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी बैठेगी और पूरा देश इस बात को शायद देखेगा। उस तस्वीरों के जरिए बीजेपी हवा बनाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हवा बनने से ज्यादा सवाल बन रहे हैं। सवाल ये बन रहे हैं कि देखिए, यजमान के तौर पर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी बैठेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कहां? तो ये सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। और इस बीच में जब याचिका हाईकोर्ट में चली गई है, हाईकोर्ट तक मामला चला गया है, तो अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर है कि हाईकोर्ट इसमें आखिरकार फैसला क्या लेता है। हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा मैं तुरंत आपको उसको बताऊंगा। लेकिन आप बताइए, हाईकोर्ट को क्या वाकई इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए या हाईकोर्ट को इस याचिका को स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई करनी चाहिए और तत्काल इस कार्यक्रम को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के कुछ स्पेशल दिशा निर्देश जरूर देने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।